नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आज से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसके लिए राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर और भिलाई में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। दोनों ही परीक्षाओं में करीब 50,000 विद्यार्थी प्रदेश भर से शामिल होंगे। राजधानी में जेईई मेंस के लिए केवल एक परीक्षा केंद्र सरोना के पार्थिवी प्रोविंस स्थित डिजिटल जोन में बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मार्किंग कराई गई थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। प्रशासन की ओर से छात्रों को लाने और ले जाने के लिए 9 जगहों से वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें टाटीबंध चौक, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एजी ऑफिस, विधानसभा, पचपेड़ी नाका, कलेक्टर चौक के अलावा ब्लॉक मुख्यालय दरसीवा, आरंग, अभनपुर से छात्रों को लाने ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जेईई मेंस की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है और राजधानी रायपुर का ये सरोना है जहां पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इस बार अगर हम बात करें तो एग्जाम को लेकर कई तरह के नियम कायदे बनाए गए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है तो उस संक्रमण से बचना एक बड़ी चुनौती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जो परीक्षार्थी है उसका टेम्परेचर लिया गया और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जगह जगह पर ये स्क्वायर बनाए गए थे। इन स्क्वायर में ही जो परीक्षार्थी है वो खड़े हो सकते थे और ताकि वो जो निश्चित दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन हो सके। लैब नंबर जो है वो परीक्षा के अंदर बताया गया और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पारदर्शी पानी की बोतल, पारदर्शी कलम, मोबाइल फोन और 50 मिलीलीटर तक की जो निजी सैनिटाइजर का जो बोतल है, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जो है वो स्टूडेंट के लिए जरूरी था। बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश यहाँ पर नहीं हो सकता था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस प्रेमाइसिस के बाहर भी जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने के लिए आए थे, अगर वो भी खड़े थे तो उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 2 पालियों में चूंकि परीक्षा होती है तो हर पाली के पहली पाली के बाद में जो कमरा है उसको सैनिटाइज करने के लिए जो लैब है उसको सैनिटाइज करना अनिवार्य किया गया था। और जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो बसें लगाई थी और गई थी, क्योंकि चूंकि बसें नहीं चली इसलिए राज्य सरकार ने खुद ये जिम्मेदारी ली थी कि जो परीक्षार्थी हैं उन्हें परीक्षा केंद्रों तक के सुरक्षित पहुंचाया जा सके। उसके भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, हालांकि राज्य के भीतर इन एग्जाम को लेकर जद्दोजहद जारी थी केंद्र के साथ में। इसके पहले अमरजीत भगत ने एक दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर परीक्षा रद्द करवाने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि आज परीक्षाएं हुई और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ में और तमाम जो कोरोना संक्रमण के नियम कायदों को इसमें कड़ाई से पालन किया गया। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लांजेवार खुद राजधानी रायपुर से जुड़ चुकी हैं। ममता, पहली पाली की जो परीक्षा है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी और ये चल रही है। जानना चाहूंगा जो भी नियम कायदे, क्योंकि कोरोना काल में इम्तिहान चल रहा है, जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं क्या उसका सही तरीके से पालन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग हो, चाहे मास्क को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी है बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो उसका पालन करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हर किसी को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, अभिभावक हो, जो उस एग्जाम सेंटर के भीतर जा रहे हैं उन्हें तो मास्क पहनना ही है, सैनिटाइजर का उपयोग करना ही, अपने साथ अपने पास सैनिटाइजर रखना है, पानी की बोतल वो खुद की लेके जाना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि उस एग्जाम प्रेमाइसिस के बाहर भी जो लोग खड़े हैं, पेरेंट्स खड़े हैं, उन्हें भी प्रॉपर मास्क पहनकर ही वहां पर खड़े होने दिया गया। और इसके साथ ही अगर हम बात करें ये वजह कि 2 घंटे पहले बुलाया गया था स्टूडेंट को। 9 बजे से एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन सुबह 7 बजे से बुलाया गया था। वहां पर जो है वो चौकोर बनाए गए थे ताकि वहां पर उस पे स्टूडेंट खड़े रहें और प्रॉपर डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 2 घंटे पहले बुलाने का रीजन यही था कि आराम से लोगों की जांच हो सके। जो ऑक्सीमीटर है उसके जरिए ऑक्सीजन लेवल देखा गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो टेम्परेचर उनका नापा गया। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे आसपास का जो इलाका था वहां पर बेवजह पार्किंग और तमाम तरह की चीजों को उसको रोक दिया गया था।
सिक्योरिटी अपने आप में तैनात थी। दूसरी पाली में जो एग्जाम होगा उसके पहले तमाम जो लैब हैं जहां पर एग्जाम होने हैं उसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बाहर एग्जाम के बाद निकलने को लेकर भी ये कहा गया है कि एक एक करके जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो नियमों का पालन है ममता, वो सही तरीके से हो रहा है और यही चाहिए भी था। हमारे दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं, दुर्ग से मिथिलेश और बालोद से हमारे संवाददाता संतोष साहू भी जुड़े हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहूंगा क्या अपडेट है, क्योंकि जो पहली पारी की परीक्षा है वो चल रही है और जो छात्र पहुंचे थे, जेईई मेंस बहुत कठिन एग्जाम होता है, कितनी तैयारी हो पाई है उन लोगों की? देखिए, जिस तरह से आईआईटी और जेईई जैसे परीक्षा है उसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी और छात्र छात्राओं को जिस तरह से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से ही नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए थे और उसी के तहत उनसे संपर्क भी करने के लिए कहा गया था कि जिस तरह से आने जाने में उन्हें कोई तकलीफ ना, इसके लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। जिला मुख्यालय में आज ये बस की सेवा उपलब्ध रखी गई थी। वहां पर जिनको आने जाने में बेहद दिक्कत थी वो वहां पर पहुंचे और बस के माध्यम से उन्हें अपने केंद्रों तक पहुंचाया गया है। तो इस तरह से एक व्यवस्था जो थी, व्यवस्था ठीक नजर आई है और वहां पर अभी एग्जाम चल रहा है और उसके बाद में जो भी नियम उनके बनाए गए थे उसका नियम पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, तो नियमों का पालन यहाँ भी दुर्ग में भी किया जा रहा है। संतोष साहू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बालोद से। संतोष, हमने देखा कि दुर्ग में नियमों का पालन हो रहा है, जानना चाहूंगा सरकार ने जो बसों की व्यवस्था की है उस व्यवस्था से जो छात्र यहाँ पहुंचे हैं कितने संतुष्ट दिखाई दिए? जी कमल जी, जैसे कि बालोद जिले में 113 जो जेईई और एनआईटी के जो बच्चे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और बालोद जिला प्रशासन इन बच्चों को, चूंकि इन बच्चों का जो एग्जाम होना है दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के सेंटरों में होना है, जैसा कि जो आज एग्जाम हो रहा है इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं दुर्ग सेंटर में ही उनका एग्जाम है, जिसको लेकर यहाँ से बालोद जिले से 10 बच्चे हैं जिनको सुबह से ही उनके गांव से उनके सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था बालोद जिला प्रशासन द्वारा की गई थी और 19 बसों की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता का भी और मिथिलेश ठाकुर, संतोष साहू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपडेट देने के लिए। तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और इधर कोरोना अपडेट की बात करेंगे रायपुर से खबर, जहां पर कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 1411 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या इस तरह से 31,503 पहुंच चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,237 पहुंच चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और इस तरह से अब 1411 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,503 पहुंच चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आइसोलेट हो चुके हैं, आइसोलेशन पर हैं ये लोग। और मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव होम आइसोलेशन में हैं और मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी होम आइसोलेशन में हैं। तो लगभग जो कैबिनेट है भूपेश बघेल की वो होम आइसोलेशन में है। स्पीकर चरण दास महंत भी होम क्वारंटीन कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं रायपुर से। अवधेश, हम देख पा रहे हैं कि लगभग पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो होम क्वारंटीन हो गई है। कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी राज्य की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री सहित अन्य मंत्री भी अगर क्वारंटीन हो जाएंगे या कोरोना का खौफ उनके बंगले तक पहुंचेगा, दस्तक उनके बंगले तक पहुंचेगा, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्थाओं को लेके सवाल उठेगा ही। लेकिन ये एक बेहतर व्यवस्था ये की गई है कि मुख्यमंत्री निवास से टेलीफोनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार स्थिति परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो कोरोना के संक्रमण को लेके हो या जेईई नीट की परीक्षाओं को लेके हो या फिर अतिवृष्टि या कहीं कहीं जो बाढ़ की स्थिति बनी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर नजर रखी जा रही है, बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच एक बात ये सच है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। राजधानी रायपुर में नित्य नए रिकॉर्ड बने हुए। महज 14 दिन के भीतर अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 14 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ में 2 गुने मरीज हो जाते हैं, जो बताने के लिए काफी है कि जितनी व्यवस्थाएं की गई थी अब वो व्यवस्थाएं कम पड़ने लगे हैं। चाहे अस्पतालों में बिस्तर की बात कर ली जाए या फिर क्वारंटीन सेंटर की बात कर ली जाए, कोविड केयर सेंटर की बात कर ली जाए, वहां व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए,
तमाम व्यवस्थाएं अब फीकी नजर आती जा रही है जिस तरह से संक्रमण का दर बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये आन पड़ी है कि जितने प्रमुख लोग हैं वो लगभग क्वारंटीन की स्थिति में है, वो होम आइसोलेशन पे वो है, तो ऐसे में फिजिकली रूप से व्यवस्थाएं कैसे बहाल होंगी, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बाजारों की भीड़ देखने से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ कोरोना जैसी दहशत फैली हो, क्योंकि लोगों में जिस तेजी से एक अवेयरनेस होनी चाहिए थी उस बात की कमी साफ तौर पे देखी जा रही। आज भी 1000 से अधिक लोगों पे मास्क ना लगाने की वजह से चालान काटा जाता है, जो बताने के लिए काफी है। चलिए, तो कहीं ना कहीं अवधेश कहा जा सकता है कि अनलॉक 4 की घोषणा होने के बाद या उससे पहले अनलॉक जैसे हम प्रवेश कर चुके हैं अनलॉक 1 में, उसके बाद लोग बेखौफ हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। और रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रायपुर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। डीडी नगर थाना क्षेत्र में ही 20 पुलिसकर्मी 2 दिनों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह गोल बाजार थाना के 4 जवानों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डीडी नगर थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। बात जशपुर जिले की करेंगे, जहां लंबे समय से उद्योगों के विरोध में आंदोलन चलता आ रहा है। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यहां के आदिवासी काफी समय से उद्योगों के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अब एक बार फिर से जशपुर के बागीचा इलाके में बॉक्साइट खनन की सुगबुगाहट से ग्रामीण आक्रोशित हैं और बॉक्साइट खनन के विरोध में बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। उधर बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार के दौरान ऐसा नहीं होता था, तो कांग्रेस कह रही है कि कोई भी काम ग्रामीणों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो रहा। कुछ लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं, वहीं कलेक्टर भी अभी किसी तरह के खनन की बात से इनकार कर रहे हैं। बहुत जिद किया कि भाई तुम लोग हमको खोदने दो, गांव एकदम अड़ गया कि हम नहीं खोदने देंगे। तो ये लोग बोला कि असहमति के कागज दे दो, तो गांव वाला असहमति के कागज दे दिया है चुंदापाट गांव के, और पंडरापाट पंचायत के अंदर में इनको हम लोग कहीं नहीं खोदने देंगे। मुझे भी हल्की सी जानकारी मिली है कि बॉक्साइट के क्षेत्र में कुछ चल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से भी कंफर्म नहीं हूं। और जब तक हम लोग सरकार में थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब तक तो इस तरह का कोई मतलब हलचल यहाँ पर चला नहीं। अपना उल्लू सीधा करने का लोग प्रयास करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जशपुर ज़िले के लिए शांत माहौल को यहाँ हमेशा बिगाड़ने का प्रयास करते रहे, क्योंकि हमारे जशपुर ज़िले के जो लोग हैं बहुत भोले भाले हैं और बहुत बार बहकावे में भी आ जाते हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक एनुअल प्रोग्राम रहता है और जस्ट एक सर्वेक्षण होता है। इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा माइनिंग कार्य नहीं होगा। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने बालोद जिले के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के दल्ली राजहरा और डौंडी नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में करीब 2 करोड़ 52 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उसके बाद डौंडी नगर में मुख्य मार्ग से कोटा गांव को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया। हमारे नगर पालिका में 14वें वित्त की सड़क नालियां बहुत से विकास कार्य हुआ है, उसका भूमि पूजन था। और इसी बहाना इस क्षेत्र के भी समस्याओं से अवगत भी होंगी, इसलिए इस तरह का दौरा बनाया गया था। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर कर्मचारियों से मारपीट का वाकया सामने आया। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी, जिन्हें अब पुलिस ने पकड़ लिया है। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 2 आरोपियों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जो हरे कपड़े में नजर आ रहे हैं, और इन लोगों को कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर भी जांजगीर चांपा से, जहां पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराए बाइक सवार, और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक है। शिव नारायण थाना क्षेत्र के खरौत रोड की यह घटना है। शिव नारायण नगर पंचायत के रहने वाले हैं दोनों युवक। शिव नारायण पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और खबर सिवनी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला।
मजदूरों से भरी गाड़ी कंटेनर से टकराई है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलोनिया टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ है। बिहार से महाराष्ट्र जा रहे थे मजदूर, तभी एक भीषण हादसा से उनका सामना हुआ। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, 12 लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर जुड़े हैं सिवनी से। अजहर, बताइए पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये जो सड़क हादसा सुबह तड़के हुआ है बंडोल थाना अंतर्गत एक अलोनिया टोल प्लाजा है, जहाँ पर एक रास्ते पर एक कंटेनर खड़ा हुआ, तभी पीछे से आ रही है गामा वाहन जिसमें मजदूर भरे हुए थे। वो कंटेनर जहाँ टकराई, करीब गामा वाहन में 16 से ज्यादा मजदूर भरे हुए थे और मौके पे 3 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है ये जो मजदूर हैं ये कोरोना काल के समय में अपने घरों पर लौट गए थे और काम शुरू होने के बाद पुनः अपने काम पर वापस लौट रहे थे। और ये जो मजदूर है वो महाराष्ट्र के अमरावती और सामने जा रहे थे और खासकर मजदूर बिहार और झारखंड के रहने वाले। फिलहाल मजदूरों के शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया और जो घायल मजदूर है जिला अस्पताल भर्ती है। फिलहाल पुलिस आगे कर रही है। बिल्कुल अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजदूर झारखंड और बिहार के थे, हादसा हुआ मध्य प्रदेश में, जा रहे थे महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उपचुनाव से पहले रूठों को मनाने की कोशिशें हो रही हैं और बीजेपी इसमें जुट चुकी है। ग्वालियर चंबल के नेताओं को मनाने की कवायद की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जयभान सिंह से मुलाकात हुई है। ग्वालियर में उनके घर जाकर मुलाकात हुई है। करीब घंटे भर बंद कमरे में मुलाकात हुई है। उपचुनाव के लिहाज से सबसे अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल भी बहुत अहम है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जयभान सिंह से मुलाकात हुई है। ग्वालियर में उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव जुड़े हैं। शरद, बीजेपी अध्यक्ष ने जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की है, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये मुलाकात उपचुनाव जो होने हैं आने वाले दिनों में 27 सीटों पर और उसमें सबसे ज्यादा जो ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं उस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जयभान सिंह पवैया के बारे में ये कहा जा रहा था कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हुई और फिर उनके समर्थकों की एंट्री हुई, तो वो कहीं ना कहीं नाराज है और उनकी नाराजगी मोल लेकर ग्वालियर चंबल में बीजेपी शायद चुनावी नतीजे उतने बेहतर नहीं कर पाएगी जितनी उसको उम्मीद है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता, इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी ग्वालियर में जाके जयभान सिंह पवैया से मुलाकात की थी। फिर उसके बाद अब बीडी शर्मा खुद गए हुए हैं और इससे पहले जब बीजेपी में सबसे बड़ा जो मेगा सदस्यता अभियान चला था, अगर आपको याद हो कमरुद्दीन, तो जयभान सिंह पवैया ने एक ट्वीट कर दिया था जिसमें उन्होंने साफ का उदाहरण देते हुए लिखा था कि वो अपने आदर्शों पर कहीं ना कहीं अभी भी अड़े हैं। तो इसको सीधे तौर पर जयभान सिंह पवैया की नाराजगी के साथ जोड़कर देखा गया और अब जो बीजेपी के तमाम नेता उनके घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसी नाराजगी को दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्य सरकार को घेरा। चौधरी ने कहा कि ना तो कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ना ही सरकार आंकड़ों को कम करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है, जबकि जरूरत इस बात की है कि इस महामारी से निपटने के लिए एक हार्ड गाइडलाइन बननी चाहिए। और खरगोन से एक बड़ी खबर, जहां पर पानी पानी हो चुका है एक पुल और बड़वाह में नर्मदा जो पुल है वो जलमग्न हो चुका है। पिछले 60 घंटे से जलमग्न है पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। हाईवे स्थित नर्मदा पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल से करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। खरगोन से बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष पुरोहित जुड़े हैं खरगोन से। आशुतोष, क्या अपडेट है? फिलहाल इस पुल को लेकर पानी पानी हो चुका है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को? कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूंगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर और इच्छापुर है, वहाँ पे बड़वाह में नर्मदा का पुल है। इस प्रकार से ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए थे। उसके बाद नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ा था। पिछले 60 घंटों से 60-62 घंटे हो गए लगातार पुल पे से पानी 5 फीट ऊपर चल रहा है। और अभी हमारी प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम से बातचीत हुई और कहना है कि अब
जिस प्रकार से बारिश थमी है और बारिश थमने के बाद कुछ राहत मिली है, और अब इंदिरा सागर और जो ओमकारेश्वर बांध है उनके डैम के जो गेट है अब वहाँ पे पानी रोका जाएगा, उसके बाद ही मिला जाएगा। अब ये बताना चाहूंगा कि पूरा मार्ग डाइवर्ट कर दिया गया है और इंदौर इच्छापुर पर जो आवागमन है पिछले करीब 70 से 75 घंटे से बंद है। समृद्धि तो मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जबलपुर से खबर, जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने का मामला गरमाया हुआ है। आज सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सीबीएसई ने पेश किया था अपना जवाब और ऑनलाइन क्लासेस को भी याचिका में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। आज जनहित से जुड़े इस बड़े मुद्दे पर हाईकोर्ट अहम आदेश दे सकता है। और खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां पर पूर्व विधायक देव प्रसाद का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। देव प्रसाद आर्य स्वतंत्रता सेनानी और अंबागढ़ से विधायक भी रहे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर नई व्यवस्थाएं की गई। नगर निगम की तरफ से राजधानी में विसर्जन पॉइंट बनाए गए। विसर्जन पॉइंट पर लोगों से गणेश प्रतिमाएं ली जा रही हैं। इसके साथ निगम की तरफ से इन प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप। गणेश उत्सव का समापन हो चुका है और अब विसर्जन का समय आ गया है और इस बार नगर निगम ने खास प्रबंध किए हैं। कोरोना के मद्देनजर लोग भीड़ ना लगाएं, इस बात का खास ख्याल रखा गया है और व्यवस्था जो बदली हुई है उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि अब नगर निगम ने कुछ पॉइंट्स चिन्हित कर लिए हैं जहां पर लोग घर से विसर्जित करके जो गणेश की मूर्ति है वो यहाँ पर चेकिंग पॉइंट्स पर रखने आ रहे हैं ताकि यहाँ से सभी मूर्तियों को एकत्रित करके नगर निगम की गाड़ी लेकर के जाए और जहाँ पर विसर्जन होना है, यानी कि कुछ एक चयनित जगह है जहाँ पर विसर्जन किया जाता है, वहाँ पर घाटों पर ये मूर्तियाँ विसर्जित हो सके। जो मूर्तियाँ हैं वो जगह जगह वार्ड के तहत विसर्जन किया जा रहा है मूर्तियों का। लोग घर में विसर्जन के बाद यहाँ पर मूर्तियाँ छोड़ के जा रहे हैं और सभी मूर्तियों को एकत्रित कर नगर निगम की गाड़ी आ रही है जो इन मूर्तियों को घाटों पर लेकर के जा रही है और पूरे विधि विधान के साथ इन मूर्तियों का घाटों पर विसर्जन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। तो निगम की तरफ से विसर्जन पॉइंट बनाए गए हैं जिससे लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग जमा ना हो। विसर्जन पॉइंट पर लोगों से मूर्तियां ली जा रही हैं। गणेश विसर्जन के लिए व्यवस्थाएं बदल गई हैं और कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है। निगम इसके साथ एक नया प्रयोग भी कर रहा है। विसर्जन पॉइंट पर लोगों से प्रतिमाएं ली जा रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गणेश विसर्जन की तैयारियों की तस्वीरें। उससे पहले पूजा और गणेश विसर्जन के लिए व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बदल गई हैं। और खबर भोपाल से, जहां पर खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर छापेमारी हुई है। लोकायुक्त की तरफ से छापेमार कार्रवाई जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई चल रही है। 9 लाख नकद और सोने के जेवरात मिले हैं। 2 महंगी कार और प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई चल रही है। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर छापेमारी चल रही है। लोकायुक्त की टीम यहां पहुंची हुई है। एक खनिज अधिकारी के पास इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठा हो गई, इसकी भी जांच चल रही है। 9 लाख नकद और सोने के जेवरात भी मिले हैं। 2 महंगी कार और प्रॉपर्टी के कागजात भी पाए गए हैं। फिलहाल यही अपडेट है। लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला की कार्रवाई इंदौर के साथ राजधानी भोपाल में भी चल रही है और लगातार यहाँ पर जो टीम है वो लगातार खनिज अधिकारी हैं प्रदीप खन्ना, उनके घर पर मौजूद है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हो सकता है और ये इंदौर में करीब 5 साल तक पदस्थ है। हम बात करने की कोशिश करें। खन्ना साहब, आपके घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? छापेमार कार्रवाई असेसमेंट की कार्रवाई है और असेसमेंट चल रहा है अभी। जब असेसमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप आइए, मैं आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि 5 साल आप इंदौर में पदस्थ थे, उस दौरान कई संपत्ति आपने बनाई है। बताइए। आप कैमरे के सामने अच्छी
क्या बोलेंगे, आपकी जो संपत्ति है वो आकी गई है करोड़ों की। खन्ना साहब, हाँ जी बताइए, 5 साल आप पदस्थ थे वहाँ पे जिला खनिज अधिकारी, अभी ट्रांसफर हुआ है हाल ही में आपका। बिल्कुल, खन्ना साहब ने चुप्पी साधी हुई है। हमारे साथ डीएसपी है इंदौर, डीएसपी, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की जानकारी मिली थी और अभी तक आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? लोकायुक्त संगठन में तत्कालीन खनिज अधिकारी इंदौर श्री प्रदीप खन्ना के विरुद्ध जो है आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको गोपनीय सत्यापन कराया गया, जिसमें आय से अधिक संपत्ति होना पाया गया था। कल 31/8/2020 को इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति होने का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आज 1/9/2020